रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही होती है, तब इंसान को सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह लगती है उसका अपना घर। लेकिन क्या हो अगर वही घर एक जाल बन जाए और खतरा बाहर से नहीं बल्कि किसी ऐसे इंसान से हो जो आपको आपसे भी ज़्यादा जानता हो। ये कहानी है ऑकलैंड की 24 साल की एक माँ की, अरिश्मा अर्चना सिंह की, जिसकी ज़िंदगी को सिर्फ 16 मिनट में एक सोची समझी साजिश ने ख़त्म कर दिया। 12 नवंबर 2017 की वो रात मैनुरवा के एक शांत घर में एक ऐसा सच छोड़ गई जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये कहानी है जुनून, जलन और एक खतरनाक सोच की। अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं, और कैसे हर झूठ, हर राज आखिरकार सबूत बनकर सामने आया। पूरी कहानी को समझने के लिए कहानी के एंड तक ज़रूर बने रहें। आज की कहानी है अरिश्मा अर्चना सिंह की। शादी के बाद जिसका नाम बदलकर रखा गया अर्चना चांद, सिर्फ 24 साल की एक यंग वुमेन नहीं थी, बल्कि एक बेटी, एक माँ और कई लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थी। उसका बचपन निसेनू में गुजरा, जहाँ उसने अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी की। एक सिंपल बैकग्राउंड से आने वाली अरिश्मा के सपने बड़े थे। वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहती थी और अपने परिवार को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती थी। यही सपना उसे लेकर आता है न्यूजीलैंड में। यहाँ साउथ ऑकलैंड के एक शांत एरिया में वो अपने माँ बाप राकेश सिंह और आराधना सिंह के साथ रहती है। ये एक छोटी सी फैमिली थी। यहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ मुश्किल के समय में खड़े रहते थे। उनके लिए अरिश्मा सिर्फ बेटी नहीं, घर का सहारा थी। करियर की बात करें तो अरिश्मा का दिल बच्चों के लिए धड़कता था। वो AIEC ट्रस्ट के एक चाइल्ड केयर सेंटर में चाइल्ड एजुकेटर के रूप में काम करती थी। लगभग 1.5 साल से वो वहाँ काम कर रही थी। उसके सीनियर राज सिंह ने बाद में ये बताया, वो बहुत केयरिंग थी, हमेशा स्माइल करती थी और बहुत ही हार्ड वर्किंग थी। बच्चे उसे सिर्फ टीचर नहीं बल्कि अपनी दुनिया का हिस्सा मानते थे। उसका बबली नेचर, उसकी पॉजिटिविटी हर किसी को अट्रैक्ट करती थी। लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे एक सच छुपा होता है। अरिश्मा की पर्सनल लाइफ एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रही थी। वो अपने पति से अलग रह रही थी, लीगल और सोशल दोनों तरह से। फिर भी दोनों ने अपनी 3 साल की बेटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की हुई थी। उनके बीच एक अरेंज्ड कस्टडी रूटीन था, जिसमें वीकेंड पर बच्ची अपने पिता के साथ रहती थी। 11 नवंबर 2017 को सैटरडे की नाइट, उस रात अरिश्मा अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ एक बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। लेकिन 12 नवंबर 2017 लेट नाइट अरिश्मा अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर वापस आई। जैसे ही वो घर के अंदर गई, उन्हें बेडरूम से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और डेक पर एक अजीब सा पत्थर पड़ा हुआ था। वो वहाँ होना नहीं चाहिए था। ये एक वार्निंग थी, लेकिन उस वक्त किसी ने इसे सीरियस नहीं लिया। कुछ देर बाद दोनों ने उस बात को इग्नोर कर दिया। बॉयफ्रेंड अरिश्मा को घर छोड़कर वापस चला गया और यहीं सब कुछ बदलने वाला था। किलर बस इसी पल का इंतजार कर रहा था जब अरिश्मा बिल्कुल अकेली हो। 12:53 पर अचानक अरिश्मा को डर महसूस हुआ, एक अजीब सी घबराहट। उसने तुरंत अपने पेरेंट्स को कॉल किया। उसके पेरेंट्स भी किसी रिश्तेदार के पास गए हुए थे। राकेश सिंह और आराधना सिंह ने उसे तसल्ली दी, हम बस 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। ये उसकी जिंदगी की आखिरी कॉल थी। 12:54 से 1:08 तक, सिर्फ 16 मिनट में। ये वो 16 मिनट थे जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। पेरेंट्स के फोन रखते ही एक आदमी घर के अंदर घुस आया और फिर एक ब्रूटल अटैक, तेज और बेरहमी से और लगातार। इतने छोटे से समय में उसने अपनी सारी नफरत निकाल दी और फिर खून से भरा हुआ वेपन लेकर वहां से फरार हो गया। सुबह के करीब 1:09 पर राकेश सिंह और आराधना सिंह अपने घर वापस आते हैं। जैसे ही वो घर के पास पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब लगा। घर का मेन डोर आधा खुला हुआ था। रात के 1 बजे कोई भी अपना दरवाजा खुला नहीं छोड़ता। उस पल एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा डर उनके अंदर पैदा हो गया था। जब वो धीरे धीरे घर के अंदर गए और बेडरूम की तरफ बढ़े,
तो उन्होंने जो देखा वो किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दर्द है। उनकी बेटी अरिश्मा अर्चना सिंह जमीन पर खून से लथपथ बेजान पड़ी थी। घर में सन्नाटा था और सब कुछ खत्म हो चुका था। बिना एक सेकंड गवाए तुरंत न्यूजीलैंड पुलिस के इमरजेंसी नंबर 111 पर कॉल किया गया। कुछ ही मिनट्स में मॉन्क्यू काउंटी पुलिस की एक टीम क्राइम स्पॉट पर पहुंच गई। सीन देखते ही पुलिस को समझ आ गया ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था। इसे तुरंत होमोसाइड डिक्लेयर कर दिया गया। पूरे घर को क्राइम सीन टेप से सील कर दिया गया। इस इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी गई गैरी लैंड्रम को। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने हर छोटी से छोटी डिटेल को जोड़ा और धीरे धीरे एक खौफनाक सच सामने आया। घर के किसी भी एंट्री पॉइंट पर फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं था। ना दरवाज़ा टूटा था, ना खिड़की, ना लॉक के साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी। ये एक बहुत ही बड़ा सिग्नल था। इसका मतलब था या तो किलर को अंदर आने दिया गया या फिर उसे घर का पूरा लेआउट पता था। जब पुलिस ने घर के अंदर का सीन देखा तो एक और शॉकिंग बात सामने आई। कोई सामान बिखरा हुआ नहीं था, कोई चोरी नहीं हुई थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। इसका सीधा मतलब था ये लूट या रॉबरी का मामला नहीं था, ये एक सोच समझकर किया गया अटैक था। दूसरा इम्पोर्टेंट क्लू, डेक पर पड़ा हुआ पत्थर। मैनोरवा वाले घर के डेक पर एक अजीब सा पत्थर मिला। वो वहाँ का नहीं था। पुलिस के मुताबिक ये कोई रैंडम चीज नहीं थी, ये एक साइन था कि किलर पहले से ही घर के आसपास घूम रहा था, घर को ऑब्जर्व कर रहा था और शायद डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। ये एक प्लान्ड मूवमेंट था। तीसरा और सबसे डिस्टर्बिंग एविडेंस, बेडरूम का सीन। यहाँ अरिश्मा सिंह मिली। वहाँ का फ्लोर खून से भरा हुआ था। इससे ये क्लियर हो रहा था कि ये वार गुस्से और जुनून से भरा हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मर्डर वेपन कहीं नहीं मिला, ना कोई चाकू, ना कोई हैवी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब था किलर अपना वेपन साथ लाया था और उसे वापस लेकर भाग गया। पुलिस ने अब अलग स्टेप लिया। एरिया के आसपास के घरों और दुकानों के सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट किया और फोकस था उन गाड़ियों पर जो उस वक्त उस एरिया के आसपास देखी गई। क्राइम सीन ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी, ये कोई बाहर से आया हुआ अनजान खतरा नहीं था, ये कोई ऐसा था जो पहले से देख रहा था, समझ रहा था और सही वक्त का इंतजार कर रहा था। अरिश्मा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और अरिश्मा सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो सच सामने रखा वो सिर्फ डरावना नहीं बल्कि हिला देने वाला था। ये कोई सिंपल मर्डर नहीं था, ये एक ब्रूटल और प्रोलॉन्ग्ड अटैक था। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने पाया कि अरिश्मा के शरीर पर, बैक, शोल्डर और आर्म्स पर बड़े चाकू से कई गहरे वार किए गए थे, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट था डिफेंसिव बॉन्ड। उसके हाथों और बाहों पर जो निशान मिले वो ये साबित करते थे कि अरिश्मा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जान बचाने के लिए हर वार को रोकने की कोशिश की। वो लड़ रही थी आखिरी सांस तक। और यही नहीं, किलर सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो उसकी पहचान को, उसकी शक्ल को, सब कुछ मिटा देना चाहता था। उसके चेहरे पर भी ब्रूटल अटैक किया गया और सर के पीछे के हिस्से पर एक हैवी ऑब्जेक्ट से वार किया गया। शरीर पर कई जख्म थे, लेकिन मौत का असली कारण था एक गहरा घाव। इस एक बार ने एक महत्वपूर्ण धमनी को काट दिया और फिर खून बहुत तेजी से बहने लगा। कुछ ही मिनटों में जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सबूत अभी भी बाकी था, जो पोस्टमार्टम के दौरान फोरेंसिक टीम को मिला। अरिश्मा के नेल्स के नीचे कुछ स्किन पार्टिकल्स। ये एक छोटी सी डिटेल थी, लेकिन केस का सबसे पावरफुल सबूत बन गया, जिसका मतलब था जब अटैक हुआ था अरिश्मा ने किलर को जोर से खरोचा होगा। उसने लड़ते हुए किलर का डीएनए अपने साथ ले लिया और यहीं खूनी ने एक गलती कर दी। वो अपना मर्डर वेपन तो अपने साथ लेकर गया, लेकिन अपनी पहचान छोड़ गया। अब पुलिस को ढूंढना था कौन था वो जो इतना करीब था। न्यूजीलैंड पुलिस ने अरिश्मा अर्चना सिंह की पर्सनल लाइफ को डिटेल में एनालाइज करना शुरू किया। उसके दोस्तों से बात की, रिलेटिव से पूछताछ की और सबसे इम्पोर्टेंट उसके फोन रिकॉर्ड्स, कॉल लॉग्स और सोशल मीडिया डाटा को स्कैन किया गया। और यहीं से एक नाम बार बार सामने आने लगा और वो नाम था रोहित दीपक सिंह का। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 2016 में अरिश्मा और रोहित के बीच एक सीक्रेट फिजिकल रिलेशन था, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा टाइम नहीं चला।
अगस्त 2016 में अरिश्मा ने ये रिश्ता खत्म कर दिया। उसने आगे बढ़ने का फैसला लिया, लेकिन हर कोई ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं करता। रोहित इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया और यहीं से एक नॉर्मल इंसान धीरे धीरे एक शिकारी बन गया। पुलिस को अरिश्मा के फोन और फेसबुक रिकॉर्ड से हैरान कर देने वाले सबूत मिले। ब्रेकअप के बाद अगस्त 2016 से लेकर नवंबर 2017 तक पूरे 1 साल से ज्यादा रोहित उसे लगातार कॉल और मैसेजेस करता था। ये सिर्फ बात करने की कोशिश नहीं थी, ये पीछा था। और फिर धमकी से भरे हुए मैसेजेस सामने आए। एक मैसेज में उसने लिखा था, एक दिन तुम्हें समझ आएगा जो हम करते हैं वो वापस आता है। ये एक वार्निंग थी। वैलेंटाइंस डे के आसपास रोहित बिना बुलाए उसके घर पहुंच गया, हाथ में फूल और मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं तुम्हारी फोटो से बात करता हूँ। ये प्यार नहीं था, ये एक डेंजरस चाहत बन चुका था। इन सब सबूतों ने पुलिस के सामने एक क्लियर पिक्चर रख दी थी और यहीं पुलिस को मिल गया था रिलेशनशिप और मोटिव मिल चुका था। अब पुलिस को बस एक चीज चाहिए थी, प्रूफ और एक स्ट्रॉन्ग डाउट। और ये डाउट खुद सस्पेक्ट ने ही पैदा कर दिया। रोहित दीपक सिंह पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस उसे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही रोहित ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने उसे सीधा सस्पेक्ट बना दिया। 12 नवंबर सुबह 10:18 पर मर्डर के लगभग 9 घंटे के बाद रोहित ने खुद पुलिस को कॉल किया और एक कहानी सुनाई। उसने कहा, रात के 1:30 बजे के करीब 3 अनजान लड़कियों ने उस पर अटैक किया और उसे लूटने की कोशिश की। उसके मुताबिक उसकी कार और सामान को छीन लिया गया और स्ट्रगल के दौरान उसके चेहरे पर खरोचों के निशान आए। सुनने में ये एक नॉर्मल कहानी लग सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर को कुछ गलत लगा। ये कहानी फिट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि उस वक्त तक न्यूजीलैंड पुलिस के पास पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट्स आ चुकी थी और उन डिटेल्स ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई। अरिश्मा सिंह ने अपनी जान बचाने के लिए किलर को जोर से नोचा था। उसके नेल्स के नीचे स्किन पार्टिकल्स मिले थे। अब पिक्चर क्लियर होने लगी थी। रोहित के चेहरे पर खरोचों के निशान, और वो उन्हें जस्टिफाई करने के लिए एक फेक रॉबरी की स्टोरी बना रहा था। अब साइबर टीम ने निकाला रोहित का सेल फोन पोलिंग डाटा। ये डाटा बताता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पर फोन किस लोकेशन के टावर से कनेक्ट था और यहीं से उसका झूठ पकड़ा गया। डाटा के मुताबिक 12:54 से 1:08 के बीच जब मर्डर हुआ था, रोहित का फोन उसी एरिया के टावर से कनेक्ट था, यानी वो वहीं था क्राइम सीन के पास। अब पुलिस के पास 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, उसके चेहरे पर खरोचों के निशान, उसकी फेक रॉबरी की स्टोरी और उसका लोकेशन डाटा। किसी भी क्राइम की कहानी को समझने के लिए सिर्फ विक्टिम ही नहीं, किलर की सोच को समझना भी जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर आंसर उसके पास्ट में छुपा होता है। रोहित दीपक सिंह जब अरेस्ट हुआ तब उसकी उम्र 41 साल की थी और ट्रायल के दौरान वो 42 साल का हो चुका था। वो फ्लैट बश ऑकलैंड में रहता था। प्रोफेशन से वो एक कैबिनेट मेकर था, यानी लकड़ी का काम करने वाला एक स्किल्ड वर्कर। बाहर से देखा जाए तो रोहित एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान लगता था, लेकिन अंदर से पिक्चर बिल्कुल अलग थी। अक्टूबर-नवंबर 2018, लगभग 1 साल बाद ट्रायल शुरू हुआ। हाई कोर्ट एट ऑकलैंड में ये 1 महीना लंबा ट्रायल था, जिसमें हर दिन नए खुलासे हुए थे। इस ट्रायल को हैंडल किया ग्रेंट पॉवेल ने और इनिशियल प्रोसीडिंग्स में शिमोन मोरेवी शामिल रहा। प्रोसिक्यूशन साइड क्रोन की तरफ से इस केस को लड़ा गया। उन्होंने ज्यूरी के सामने एक क्लियर नैरेटिव रखा। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लान्ड मर्डर था। उन्होंने एक एक करके सारे सबूत कोर्ट के सामने पेश किए, और यही नहीं, उसकी चेस्ट पर अरिश्मा का टैटू बना हुआ था। और सबसे शॉकिंग पॉइंट तब आया जब प्रोसिक्यूशन ने बताया रोहित ने पहले ही अपने एक दोस्त को कह रखा था कि वो अरिश्मा और उसके एक्स हस्बैंड को मार देगा। डिफेंस साइड एक्यूज्ड की तरफ से केस हैंडल किया बिलिंडा सेलर्स ने। उनकी चाल सिंपल थी, रोहित इनोसेंट है। उन्होंने कहा पुलिस ने शॉर्टकट लिया और एक एक्स बॉयफ्रेंड होने की वजह से उसे इजी टारगेट बनाया गया। डिफेंस ने ज्यूरी से अपनी अपील की, ओपन माइंड रखो और रीजनेबल डाउट कंसीडर करो। उन्होंने एक अल्टरनेट थ्योरी भी दी, शायद कोई अनजान आदमी घर में घुसा हो और उसने मर्डर किया होगा,
लेकिन एक प्रॉब्लम थी, डीएनए। इस सबूत का डिफेंस के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं था। कोर्ट में दो कहानियां चल रही थी, एक फैक्ट्स और साइंस पर बेस्ड और दूसरी डाउट क्रिएट करने की कोशिश। और आखिर में साइंस जीत गया। 1 महीने तक चले इस ट्रेल के बाद अब वक्त था फाइनल फैसले का। कोर्ट में सन्नाटा था और सबकी नजरें टिकी हुई थी ज्यूरी पर। नवंबर 2018 में केस का फाइनल डिसीजन लिया गया। ऐसे कॉम्प्लेक्स मर्डर केस में ज्यूरी को अक्सर घंटों या कई दिन लग जाते थे, लेकिन यहाँ सबूत इतने क्लियर थे कि फैसला लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सिर्फ 40 से 45 मिनट के अंदर ज्यूरी वापस आई और उन्होंने अपना फैसला सुनाया। रोहित दीपक सिंह को अरिश्मा अर्चना सिंह के मर्डर के लिए दोषी करार दिया गया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, रोहित बिल्कुल शांत खड़ा था, ना कोई दुख और ना ही कोई रिएक्शन। 13 फरवरी 2019 के दिन फैसले के बाद हाई कोर्ट एट ऑकलैंड में सजा सुनाई गई। जज ने अपने शब्दों में कहा, ये एक प्लान्ड और ब्रूटल अटैक था। और अब रोहित को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। जज ने 19 साल का मिनिमम पीरियड सेट किया। इसका मतलब रोहित कम से कम 19 साल तक बेल के लिए अपील नहीं कर सकता था। उसे ये साल जेल के अंदर ही गुजारने होंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जेल जाने के बाद रोहित ने अपने लॉयर मार्क क्राइम के द्वारा केस की अपील कोर्ट में ले जाएगी। लेकिन अपील कोर्ट ने सब कुछ सुनने के बाद ये अपील रिजेक्ट कर दी। कोर्ट ने कहा, क्राइम के बाद एविडेंस मिटाना, पुलिस को झूठ बोलना, ये सब चीजें क्राइम को और भी सीरियस बनाती है और इस केस में 19 साल की मिनिमम सजा बिल्कुल सही है। इसी तरह जस्टिस सिस्टम ने अपना काम किया। न्यूजीलैंड पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक साइंस और कोर्ट का प्रोसेस, सबने मिलकर इंसाफ दिलाया। लेकिन सच ये भी है, ना एक बेटी वापस आ सकती है, ना एक माँ का प्यार। एक छोटी सी बच्ची हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर हो गई। और आखिर में ये केस एक गहरा सबक देता है। प्यार जब चाहत बन जाता है तो वो खतरनाक हो जाता है। और चाहे कोई कितनी भी प्लानिंग करे, सच और साइंस से कोई नहीं बच सकता। अरिश्मा सिंह की जिंदगी के साथ ये कहानी भी अभी यहीं खत्म होती है। अब मैं आपसे मिलूंगी किसी और कहानी के साथ किसी और वीडियो में।